हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम लोग मॉडल पेपर 1 इकोनॉमिक्स का लेकर आए थे और सारे बच्चे बहुत पसंद किए, बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मॉडल पेपर 2 लेकर आया जाए। तो देखिए आज आप लोगों को मॉडल पेपर 2 लेकर आए हैं आपके सामने। और फिर से मैं बता दूं, जो बच्चे अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो उनके लिए कॉमर्स पर हज़ारीबाग मॉडल पेपर बना कर ला रहा है। और वैसे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कब हम मॉडल पेपर डाल रहे हैं। तो मॉडल पेपर 1 पहले जा चुका है, आपको मेरे चैनल इसी चैनल में जाइएगा तो वीडियो में मिल जाएगा आपको मॉडल पेपर 1, उसको जरूर देख लीजिएगा। और ये मॉडल पेपर 2 है और हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर दोनों करके दे रहे हैं और सब्जेक्टिव मोड में भी दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मोड भी देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव मोड में हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव चूँकि समय लगता है पढ़ने में, तो सब्जेक्टिव पहले, ऑब्जेक्टिव तो जल्दी कर सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव में क्या, एक बार अगर देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो सब्जेक्टिव मोड में हम लोग देखते हैं मॉडल सेट 2। तो आपको फिर से हम पीछे पूरा डिटेल नहीं बताते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना आंसर करना है, वो सब आप जानते हैं। तो उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं क्योंकि समय बर्बाद होगा। तो हम लोग जो मॉडल सेट 1-2 है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है और सातों का आंसर आपके सामने लेकर आए। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, बोलता है डिफाइन इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है। तो दो चीज़ आप नेशनल इनकम अगर पढ़ेंगे तो दो चीज़ पढ़ेंगे, स्टॉक और फ्लो, प्रवाह। तो स्टॉक का मतलब होता है एक जगह रुक जाना और फ्लो का मतलब होता है आते जाते रहना। तो ध्यान दीजिए दो चीज़ें, यहाँ बोलता है स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति स्टॉक है क्योंकि एक निश्चित समय तक व्यक्ति के पास ही रहती है। स्टॉक का मतलब एक जगह रुक जाना, उसको स्टॉक बोलते हैं। फ्लो का मतलब आना और जाना। जैसे हमारे पास जो पैसा है ना, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन जो संपत्ति है वो स्टॉक में रहता है, वो कभी आता जाता नहीं, एक बार आ गया तो रुक जाता है। कार खरीद लिए तो वो आपके पास ही रहता है, तो स्टॉक हो जाता है। और फ्लो का मतलब है पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो ये स्टॉक है। छोटा एक इतना लंबा भी नहीं लिखना, अगर आप एक लाइन में लिख सकते हैं तो एक लाइन का 1 लाइन आंसर ही करना है। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जहां हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वैसे प्लेस को कंजम्पशन बोलते हैं। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? डिफाइन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा, इस देश में या पूरी दुनिया में देश को चलाने के लिए, हर देश को चलाने के लिए एक इकॉनमी चुनना पड़ता है कि किस इकॉनमी में आप चलना चाहते हो। तो हम लोग 3 तरह की इकॉनमी देखते थे, कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी। तो पहले ये जाने कि इकॉनमी क्या है। इकॉनमी का मतलब है जो देश के पूरी व्यवस्था को चलाएगा, पूरे अर्थ की व्यवस्था। नहीं, अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें मुद्रा के पूरे सिस्टम को जो फॉलो करेगा उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। उसके अंदर प्राइमरी सेक्टर भी आ जाएगा, उसके अंदर सेकेंडरी सेक्टर भी आ जाएगा, उसके अंदर टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी आ जाएगा। आगे बोलता है इंडिफरेंस कर्व क्या है। तो ऐसा कर्व ये कब का आएगा? ये कर्व तब क्रिएट होगा जब लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे और अनलिमिटेड वांट्स होंगे, यानी सीमित साधन है, पैसा कम है और इच्छाएं बहुत अधिक है, तभी इंडिफरेंस कर्व आएगा। अगर पैसा कम है और इच्छाएं ज़्यादा है तब तटस्थता वक्र आएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इंडिफरेंस कर्व नहीं आएगा, यानी हम इंडिफरेंस हो जाते हैं। इंडिफरेंस का मतलब ये होता है कि हम स्थिर हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम ए सामान को चुने या बी सामान को चुने। तो इंडिफरेंस कर्व आप लोग पहले से जान चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है ना कि एक व्यक्ति, जैसे 2 सामान आपके पास, एग्जांपल समझिए, 2 सामान आपके पास है, सामान ए और सामान बी। सामान ए से उतना ही संतुष्टि हमको मिलेगा जितना सामान बी से मिलेगा, दोनों से बराबर संतुष्टि मिलेगा। अब लेकिन मेरे पास पैसा सामान ए को खरीदने का, या तो ए खरीदेंगे या तो बी खरीदेंगे। तो एक कंज्यूमर यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि सामान ए खरीदे कि बी खरीदे, क्योंकि पैसा सिर्फ ए को खरीदने का है और हमको दोनों से संतुष्टि बराबर मिल रहा है, नहीं हम दोनों खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे केस में सामान ए को खरीदना चाहिए या सामान बी को खरीदना चाहिए, ये हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। उसको इंडिफरेंस कर बोलते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर इंडिफरेंस हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। आगे लिखता है व्हाट इज़ मींट बाय क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण से क्या अभिप्राय है? तो क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई का एक फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल की। कैसे आप क्रेडिट मतलब समझते हो उधार कितना बांट सकता है, एक बैंक कितना रुपया मैक्सिमम उधार दे सकता है, उसको कंट्रोल करता है। आरबीआई तय करता है कि एक बैंक को कितना उधार देना चाहिए मार्केट में, तो कितना उधार देना चाहिए वो तय कौन करता है? आरबीआई तय करता है। उसके आगे लिखा है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो पिछले अगर सेट 1 में चले जाएं तो मॉडल सेट 1 में भी डिस्कस कर चुके थे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जहां वही व्यक्ति सरकार को चुकाता है
जो व्यक्ति कमाता है, यानी जो व्यक्ति कमाएगा वही व्यक्ति अगर उस टैक्स को सरकार को चुकाएगा तो ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स है, यानी यहाँ एक पर्सन होगा जो डायरेक्टली जाके सरकार के खाते में जमा कर देगा। अगर एक व्यक्ति डायरेक्ट जाके सरकार के खाते में जमा कर देता है तो उस टैक्स सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। नीचे है क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है, एक होता है क्लोज इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था, भारत 1991 से पहले क्लोज इकोनॉमी था, मतलब हम दुनिया के किसी देश के साथ ना बेचेंगे, ना दुनिया के किसी देश को बेचेंगे, ना दुनिया से के किसी देश से खरीदेंगे। यानी भारत अपनी नेशनल बाउंड्री को क्लोज कर रखा था, बोला हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर कोई देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैन कर देता है कि हमारे यहाँ ना दुनिया के किसी देश से सामान आएगा, ना विदेश की कंपनी हमारे यहाँ बेचेगी, ना हम कहीं किसी देश में बेचेंगे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था अगर कोई बंद करके रखता है पूरा कि हम अपने में संतुष्ट हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। लेकिन इंडिया 1991 के बाद ओपन इकोनॉमी हो गया, हमारे यहाँ कोई भी दुनिया का कोई भी देश का प्रोडक्ट बिकता है और हम भी दुनिया में किसी भी देश में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो ये है ओपन इकोनॉमी। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बराबर होना चाहिए। ये भी हम लोग पिछला जो सेट था उसमें भी सेम क्वेश्चन था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बराबर होना चाहिए, बिल्कुल हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपस में बराबर नहीं होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर आपस में बराबर नहीं होगा तो स्थिति खराब होगी। भारत का ये बराबर नहीं है, इसलिए भारत की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट नहीं, भारत का इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है, जिसके कारण भारत का नेगेटिव बैलेंस चलता है, यानी हम कर्जे में डूबे रहते हैं। तो अच्छी स्थिति वो हो सकती है कि जितना हम विदेश से खरीदते हैं उतना ही विदेश को बेचेंगे, तो जितना हम विदेश को पेमेंट करेंगे उतना पैसा विदेश से आ जाएगा, तो बात बराबर रहेगा। तो ये है भुगतान संतुलन, हमेशा संतुलित होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। सरकार चाहती है कि जितना लेनदारी उतना देनदारी, मतलब जितना हमारा उधार देना है उतना उधार लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये व्यवस्था डेवलप नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमेशा माइनस में रहता है। तो भारत का जो भुगतान संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमेशा नेगेटिव दिखता है। आगे लिखा है घाटे का बजट क्या है, तो ध्यान दीजिए, सब लोगों को बता चुके घाटे का बजट कब आता है। बजट 3 तरह का होता है। तो घाटे का बजट का मतलब है कि जब सरकार का रेवेन्यू यानी इनकम, रेवेन्यू का मतलब इनकम कम हो और एक्सपेंसेस खर्चा ज़्यादा हो। सरकार का इनकम कम हो और खर्चा क्या हो, ज़्यादा हो। इनकम कम है, खर्चा, देखिए खर्चे की तरफ मुंह खुल गया, मतलब खर्चा ज़्यादा हो, इनकम कम हो, तो उस बजट को क्या बोलते हैं, घाटे का बजट। यानी घाटे का बजट का मतलब है कि किसी भी सरकार का खर्चा ज़्यादा होगा और इनकम क्या होगा, कम होगा। तो खर्चा अगर ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो ऐसे बजट को हम लोग बोलते हैं घाटे का बजट, डेफिसिट बजट। और एक अगर उल्टा हो जाए, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंसेस कम हो जाए तो सरप्लस बजट होगा, और दोनों बराबर हो जाए तो बैलेंस बजट होगा। 3 तरह का बजट है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। कोई दिक्कत है? तो तीनों बजट के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि बैलेंस का मतलब है जहाँ आपका इनकम और खर्चा बराबर हो जाए। डेफिसिट का मतलब है जहाँ घाटा हो, घाटा कब होगा, जब खर्चा ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा। और सरप्लस बजट का मतलब जब फ़ायदा होगा, फ़ायदा तब होगा जब इनकम ज़्यादा होगा और खर्चा कम होगा। तो ऐसे बजट को हम लोग सरप्लस बजट बोलते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया कि बोल रहा है कि इफ़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज़ 100 करोड़ एंड MPC 1/2 हाफ मतलब 0.5, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन द इकॉनमी। इकॉनमी में एडिशनल इनकम कितना आप जनरेट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ दे सकता है बच्चा लोग, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी MPC आपके पास दिया है 1/2 का मतलब 0.5। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब डेल्टा आई दिया हुआ है, डेल्टा आई है 100 करोड़, ठीक है। और पूछ रहा है कि एडिशनल इनकम कितना है, यानी डेल्टा वाई कितना है, और MPC दिया हुआ है। तो बताइए, फार्मूला तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। अगर इस फार्मूले को आप सेट करेंगे तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग को बताया गया था एक फार्मूला कि कैसे हम निकालेंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम इन अ इकॉनमी। तो आप लोग बताया गया था यहाँ K बराबर, मल्टीप्लायर निकालने के लिए बताया गया था K बराबर क्या होता है, तो K बराबर होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। K बराबर होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, बस यही फार्मूला से निकालिए। आपको पूछ रहा है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई बराबर क्या होगा, तो डेल्टा वाई बराबर अगर हम करें तो K इंटू डेल्टा आई होगा। अब K ढूंढिए और डेल्टा आई ढूंढिए तो निकल जाएगा। K का मतलब मल्टीप्लायर। अब बताइए मल्टीप्लाई K निकालने का फार्मूला क्या होता था, K बराबर
1/1 माइनस MPC दिया है ना, MPC याद कीजिए के ऐसे ना निकलता था मल्टीप्लायर। अब के जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, जब के बराबर इतना है तो के जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा y बराबर y बराबर के जगह पे ये वैल्यू लिखते हैं 1/1 माइनस MPC और इनटू डेल्टा आई। अब वैल्यू पुट कीजिए, ये तो है नहीं, 1/1 माइनस MPC में कितना है 0.5 ना है, और इनटू डेल्टा वाई कितना है 100 करोड़। तो इसको ठीक कीजिए, तो 1/0.5 माइनस होगा तो 0.5 ही ना बचेगा, 0.5 बचेगा, इंटू 100 कर देंगे। बताओ जी 50 पैसा को 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा। कैसे कटेगा, तो पॉइंट हटेगा तो ये 0 जाएगा, पॉइंट हटेगा यहाँ से तो 1 0 ऊपर जाता ना, तो 10 को 5 से काटते हैं 2 बार में, इसका मतलब 200 करोड़ हमारा आएगा। कितना आएगा 200 करोड़, ये आपका इनकम कहलाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को कि कैसे निकलेगा। अगर आपके पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब ही तो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अतिरिक्त दिया है। अगर यहाँ क्वेश्चन में तक पहले से इन्वेस्टमेंट मेरा 100 करोड़ था, अभी मेरा 150 करोड़ हो गया, तो हम मानते चेंज कितना हो रहा है 50 करोड़, तो यहाँ 50 लिख देते। लेकिन यहाँ उस तरह नहीं लिखा है, लिखा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज हो रहा है वो पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब चलते हैं एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के बहुत सारे काम हैं, तो प्राइमरी फंक्शन को ही डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन में क्या बोलता था कि मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का 2 काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि आज के समय में पैसा क्या करता है बताइए, आज के समय में पैसा एक्सचेंज का काम करता है। पैसा है तो कुछ भी बदल सकते हैं, पैसा है तो हम ये पेन खरीदे, पैसा है तो हम बोर्ड खरीदे। तो बोलता है कि आज के समय में पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। पैसा है तो उसके बदले में कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, पैसा है इसलिए ना माप सकते हैं कि महंगा एक सस्ता है। अगर पैसा ही नहीं होता इस दुनिया में, किसी को पैसे के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो कोई माप सकता था कि सोना महंगा है और ये सस्ता है? तब लोग माप ही नहीं सकता था, जब पता ही नहीं कि महंगा कौन है सस्ता कौन है। तो बोला पैसे का 2 काम है, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा है तो एक्सचेंज कर सकते हैं, और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, आप किसी भी चीज़ को वैल्यूएबल को मेजर कर सकते हैं। तो पैसा 2 तरीके से हम लोग मुद्रा को का 2 काम है, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, पैसे के जरिए हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, पैसा है तभी हमको पता चलता है कि कौन वस्तु महंगा है और कौन वस्तु सस्ता है, उसको हम माप सकते हैं मुद्रा के रूप में। आगे बोलता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कॉस्ट 2 तरह के होते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो हमेशा फिक्स, शायद ये भी पूछ दे आपको तो पढ़ के जाइए। फिक्स कॉस्ट का मतलब है ऐसा लागत जिसका उत्पादन के बढ़ने और घटने से कोई असर नहीं पड़े। यानी जब किसी उत्पादन लागत का उत्पादन के बढ़ने और घटने से कोई असर नहीं पड़े, तो वैसे कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जैसे हमारे ट्यूशन में देखें तो रेंट हमारा फिक्स कॉस्ट, हम कम बेच लेंगे तो भी उतना ही देंगे, ज़्यादा बेच लेंगे तो भी उतना ही लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो भी उतना ही देंगे। तो फिक्स कॉस्ट, किसी भी सामान को जब प्रोड्यूस करते हैं तो 2 तरह का कॉस्ट आता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो सामान उत्पादन हो या ना हो आपको लगेगा ही लगेगा। लेकिन हम लोगों को पूछ रहा है वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो वेरिएबल कॉस्ट बोलता है अगर आप उत्पादन करेंगे तो उत्पादन के आधार पर बढ़ेगा और उत्पादन के आधार पर घटेगा। जब ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, और कम उत्पादन करेंगे तो कॉस्ट कम लगेगा। तो ऐसे कॉस्ट ऐसा लागत परिवर्तनशील लागत होता है जो उत्पादन के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। यानी ऐसे लागत को परिवर्तनशील लागत बोलते हैं जो उत्पादन के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। उत्पादन के बढ़ने से ये लागत बढ़ जाएगा, उत्पादन के घटने से ये लागत घट जाएगा। अब हम मिठाई दुकान की बात करें तो उसका रेंट फिक्स कॉस्ट है, लेबर का सैलरी फिक्स कॉस्ट है, लेकिन दूध वेरिएबल कॉस्ट है। ज़्यादा मिठाई बनेगा तो ज़्यादा दूध लगेगा, कम मिठाई बनेगा तो कम दूध लगेगा। चीनी ज़्यादा मिठाई बनेगा तो ज़्यादा चीनी लगेगा, कम मिठाई बनेगा तो कम चीनी लगेगा। तो ये याद रखिएगा 2 तरह का लागत होता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है, उत्पादन के बढ़ने और घटने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और वेरिएबल कॉस्ट ऐसा लागत है जो कि उत्पादन के बढ़ने से बढ़ जाएगा और उत्पादन के घटने से घट जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल देखे तो पसीना उतरता है सब बच्चा लोग का, नहीं। बोलते एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ 2, जब कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से 8 रुपये गिर जाती है, यानी चेंज इन प्राइस डेल्टा पी कितना दिया हुआ बताइए 2 रुपया, तो इसकी पूर्ति की मात्रा 500 से गिर जाती है।
यानी चेंज इन पूर्ति की मात्रा 500 इकाई से गिर जाती है तो गिरे हुए मूल्य पर पूर्ति की मात्रा ज्ञात करें कि इस जगह पे क्या होगा। यानी क्वांटिटी चेंज इन सप्लाई लिखा हुआ है, कितना गिर जाता है 500 से गिर जाती है, मतलब 500 कम हो जाता है। तो बताइए क्या होगा ऐसे जगह पे जब हमारे पास दिया हुआ है कि मूल्य 2 रुपये चेंज होता है और सप्लाई जो है 500 चेंज होता है, तो इसका ओरिजिनल सप्लाई बताइए कि कितना होगा, पूर्ति की मात्रा बताइए, गिरे हुए मूल्य पर पूर्ति की मात्रा क्या होगी। यानी इस प्राइस के ऊपर 10 रुपये में कितना सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे खुद देखिएगा कि जब 500 है तो कितना आएगा। तो सबसे पहले इसी से निकाल लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। इसको अभी छोड़ दीजिए। इलास्टिसिटी एस बराबर क्या होता है, बोलता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। पी का मतलब प्राइस और क्यू का मतलब क्वांटिटी। तो ये कीमत लोच 2 है, डेल्टा क्यू क्वांटिटी तो है नहीं, हाँ डेल्टा क्यू दिया हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 500 ना गिर जा रहा है, 500 से गिर जा रहा है, तो डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है 500। पहले अच्छे से समझिएगा। बोल रहा है कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है 2, लिख दिए। डेल्टा क्यू यहाँ देखिए चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है, कितना है क्वांटिटी कितना चेंज है, 22 लिखा हुआ है, 500 से क्वांटिटी चेंज हो जाता है, चेंज इन क्वांटिटी 500 यूनिट, कोई दिक्कत। बटा चेंज इन प्राइस डेल्टा पी, तो देखिए प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, तो प्राइस में हो रहा है 10 से लेके 8 हो जा रहा है, तो 2 चेंज हो रहा है, इंटू प्राइस बोल रहा है, प्राइस बेस पी का मतलब बेस प्राइस, शुरू में कितना प्राइस था 10, अब बटा शुरू में कितना क्वांटिटी था यही हमको नहीं पता है और यही निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं आप चाहें तो, 2 से 5 बार में काट दीजिए। तो बताइए इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2Q बराबर 2500, तो Q बराबर क्या आएगा 1250, 2500 बटा 2 करेंगे तो 1200। इसका मतलब है कि ओरिजिनल सप्लाई जो था वो कितना था 1250 था। तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं सीमांत उपयोगिता क्या है, सब लोग जानते हैं। अगर किसी एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। और इसका मतलब है कि समझिएगा इसको अच्छे से, अगर कोई व्यक्ति चलिए यहीं पे देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक रोटी खाता है और उसको 20 यूटिलिटी मिलता है, 20 रुपये के बराबर संतुष्टि मिलता है, दूसरा रोटी खाता है तो 25 के बराबर संतुष्टि मिलता है। तो बोलता है एक रोटी बढ़ाने से जो कुल संतुष्टि में वृद्धि हुआ है ना, बढ़ाना, वही मार्जिनल होता है। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन एडिशनल यूटिलिटी, यानी इंक्रीज इन एडिशनल यूटिलिटी बाय चेंज इन एडिशनल यूनिट। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो एक अतिरिक्त इकाई उपभोग की उससे कुल उपयोगिता में कितना वृद्धि हुआ 5, तो सीमांत उपयोगिता एक इकाई का कितना हो गया 5। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि किसी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। कि मार्जिनल बोलता है कि इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी बाय इंक्रीज इन आउटपुट या इंक्रीज इन कंजम्पशन इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी बाय यूज ऑफ एक्स्ट्रा कंजम्पशन या एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन। एक अतिरिक्त इकाई हम लोग अगर यूज करते हैं, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, उसके कारण टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। सबसे पहला है कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, क्या कारण है। आज भारत में लोग गरीबी अपने आप को बोलता है गरीब है भाई, पैसे का दिक्कत है, कमी है, सब लोग आई बोलता है पैसे का दिक्कत है। आखिर ये पैसे का दिक्कत क्यों होता है, तो पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, लोग अपनी इच्छाओं को नहीं मारते। जिस दिन इच्छा मार देंगे ना, पैसे का दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। हमको टीवी नहीं चाहिए, हमको फ्रिज नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको मोबाइल कुछ नहीं चाहिए, हमको खाना है, पीना है, मस्त रहना है, उस आदमी को कोई गरीबी नहीं होगा। लेकिन हम लोग अपनी इच्छा को नहीं मार पाते, जिसके कारण ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाता है। और अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे साथ आए तो उसके क्या क्या रीजन्स हैं, तो पहला रीज़न है अनंत आवश्यकता है, इन्फिनिट वांट्स है। आवश्यकताएं अनंत है सर, बोलता है ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अरे भाई सब चाहिए तो पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर लगता है कि हम गरीब हैं, मेरे साथ पैसे का दिक्कत है। तो समस्या इसलिए आता है क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं अनंत है। और क्या कारण है, तो दूसरा कारण देखिए यहाँ लिखा है
आवश्यकताओं की प्राथमिकता, लोग प्रायोरिटी जो दे रहे हैं ना, प्राथमिकता जो दे रहे हैं आवश्यकता को, वो भी देखना है किसको प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर आज हम शिक्षा की बात करें तो क्या लोग शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो शिक्षा का डिमांड बढ़ेगा। अगर लोग नहीं लगता है मोबाइल सबको चाहिए तो मोबाइल को प्राथमिकता दे रहे हैं तो मोबाइल का डिमांड बढ़ेगा। तो जिसको प्रायोरिटी देंगे उसका ही डिमांड बढ़ेगा। सीमित साधन, पैसा कम है, इच्छा तो बहुत है लेकिन पैसा कम है तो गरीबी एहसास होता है, लगता है मेरे पास पैसे की समस्या है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का तीसरा कारण है लिमिटेड रिसोर्सेस या लिमिटेड मीन्स, सीमित साधन, सीमित पैसा होना। साधन मतलब पैसा होना। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, एक ही चीज़ का अलग अलग जगह पता ही, पहले पैसा होता था तो लोग क्या करते थे, तो बैंक में रखते थे या तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते थे। अब पैसा क्या हो रहा है, फालतू का इस्तेमाल हो रहा है, कभी घूमने में खर्च हो रहा है, कभी मोबाइल के 4 मोबाइल एक घर में है, चारों का रिचार्ज है जबकि कोई फ़ोन नहीं करना है। तो ये जो है पैसा मिसयूज़ हो रहा है जिसके कारण ये समस्याएं आती है। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहे हैं वो यही 4-5 कारण से आ रहे हैं। आगे लिखता है मांग की लोच के अध्ययन के महत्व को समझाइए। बताइए मांग का लोच जो हम पढ़ते हैं उसका क्या फ़ायदा है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ लिख दिया है, आज के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में मांग की लोच का अध्ययन अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। मांग की लोच मूल्य निर्धारण में काम देता है, देखिए लिखा भी है, सरकारी नीति निर्माण में काम देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काम देता है। ये सारे जगह पे मांग की लोच का महत्व है। तो पहला बोल रहा है कि मांग की लोच का महत्व पहला है इम्पोर्टेंस फॉर टैक्सेशन, सरकार टैक्स कैसे लगाएगी तो उसके लिए डिमांड देखना होगा। तो मांग की लोच के आधार पर ही सरकार टैक्स निकालती है, टैक्स लगाती है कि इस सामान के ऊपर इतना टैक्स लगना चाहिए क्योंकि इसमें डिमांड ज़्यादा है, इसमें डिमांड का इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो मांग की लोच जो है सरकार को टैक्स सिस्टम बनाने में मदद करता है, इसलिए मांग की लोच का इस्तेमाल सरकार के टैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकार को अगर नीति बनाना हो तो उसके लिए भी ज़रूरी है मांग की लोच। तो मांग की लोच का इस्तेमाल सरकार नीति बनाने के लिए भी करती है, यानी सरकार अपनी नीति बनाने के लिए भी मांग की लोच का इस्तेमाल करती है। सरकार यहाँ देखिए इंपॉर्टेंस फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण के लिए भी सरकार जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फोकस करती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस्तेमाल किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है। और क्या ज़रूरत है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो और लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में भी मदद करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंटरनेशनल ट्रेड में भी मदद करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मदद करता है। और नीचे है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक पॉलिसी, सरकार आर्थिक नीति बनाती है उसमें भी मदद करता है मांग की लोच, यानी मांग की लोच का इस्तेमाल इकोनॉमिक पॉलिसी आर्थिक नीति निर्धारण में भी सहायक होता है। और लिखा है कि मांग की लोच का इस्तेमाल जो है किसी व्यक्ति के पारिश्रमिक यानी सैलरी डिसाइड करने में भी, किसी व्यक्ति के वेतन को निर्धारित करने में भी मांग की लोच का इस्तेमाल होता है। तो आप पॉइंट खाली पढ़ लीजिएगा तो वहाँ लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके कि मांग की लोच का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि सेंट्रल बैंक क्या है और इसके कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। सेंट्रल बैंक का मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का अकेला सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अपेक्स बैंकिंग होता है। अपेक्स मतलब टॉप बैंकिंग होता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को लीड करने वाला अकेला बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था। अब RBI के काम के बारे में पढ़ना है कि RBI के 2 कामों को बताइए, किन्हीं 2 कार्यों का व्याख्या कीजिए। तो RBI का परिभाषा है, इसको तो आप लिख सकते हैं, सेंट्रल बैंक कौन होगा, वैसा बैंक जो पूरे देश के मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल देखता है, जो सारे बैंकों को मॉनिटर करता है, जो सारे बैंकों के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, वो है सेंट्रल बैंक। इसके देखिए काम यहाँ पे लिखे हुए क्या क्या काम है। तो जितने नोट जारी करने का काम है सब RBI के पास है। सरकार का बैंकर यानी सरकार का खाता RBI के पास। सरकार का एजेंट सरकार को सलाह देता है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, सरकार को आर्थिक परामर्श देता है। ये सारा काम RBI का है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या काम हैं। हम लोग को पढ़ना है कि अगर डायरेक्ट टैक्स जो देख रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स का क्या फ़ायदा और क्या घाटा, डायरेक्ट टैक्स के क्या फ़ायदे और क्या घाटे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम का क्या फ़ायदा है, तो देखिए क्या करके यहाँ लिखा है कि डायरेक्ट टैक्स में सर्टेनिटी रहती है कितना टैक्स लगेगा, इकॉनमी सस्ता भी पड़ता है, न्यायशीलता जस्टिसनेस है, जिसका जैसा कमाई वैसे टैक्स लगेगा, और लोचदार। ये 4 फायदे हैं और इतना कमियाँ हैं कि करों की चोरी बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट टैक्स में लोग टैक्स चोरी कर लेता है, तो ये नुकसान है और ये फ़ायदे हैं। वैसे डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा फ़ायदेमंद है, घाटा कम है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में एक घाटा है। डायरेक्ट टैक्स में एक घाटा, एक फ़ायदा अच्छा चीज़ है कि न्यायशीलता है। न्यायशीलता का मतलब है कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना कि जो कम कमाएगा उस पर नहीं लगेगा, जो थोड़ा ज़्यादा कमाएगा उस पर थोड़ा लगेगा, जो थोड़ा और कमाएगा उस पर और लगेगा, जो ज़्यादा कमाएगा उस पर ज़्यादा लगेगा। ये ठीक है, गरीब आदमी इसमें बच जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है,
भाई जीएसटी तो सबको देना है, यानी गरीब हो या अमीर हो सबको लोगों को टैक्स देना, तो इनडायरेक्ट टैक्स में लोग फंस जाता है। तो ये हमारा काम है डायरेक्ट टैक्स का मेरिट और डिमेरिट, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट है इनकम टैक्स को मापने की कितनी विधियाँ। ये देखिए पिछले जो मॉडल पेपर था ना उसमें भी था, पिछला मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, प्रीवियस मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, इसलिए फिर दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, ये वहीं से आप पढ़ लीजिएगा सेम क्वेश्चन। और थर्ड मॉडल पेपर कल आपके सामने आएगा, कल आपके पास थर्ड मॉडल पेपर लेकर आएंगे। उसके बाद एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट्स आएगा और 3 मॉडल पेपर आपके पास आएगा। तीनों मॉडल पेपर का प्रिपरेशन अच्छे से अगर कर लेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसीलिए आप उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाएंगे, अगर इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद होने वाले सब्जेक्ट का मॉडल पेपर बना के आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आप अपने भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ही लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। थैंक यू।